ऑलराइट, तो आई नो कि ये वीडियो बहुत लेट है क्योंकि लास्ट टाइम व्हेन आई अपलोडेड इट वाज लाइक 4 months ago. बट इट्स जस्ट मेरे को भी थोड़ा टाइम कम मिला था क्योंकि मेरे भी बोर्ड्स चल रहे थे. एज यू कैन सी माई 12th के बोर्ड्स का जो फिजिक्स का पेपर था, मैंने उसके एनालिसिस की वीडियो डाली है. तो लेट्स जस्ट गेट डायरेक्टली इनटू द वीडियो. तो एज वी रेड इन द फर्स्ट चैप्टर कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, सॉरी लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. तो उसी पे मैं एक एग्जांपल लाया हूँ कि यू हैव टू फाइंड आउट द फोर्स बिटवीन सी डी एंड बी डी. तो यू कैन सी कि ए और बी अट्रैक्ट हो रहे हैं, सी और ए अट्रैक्ट हो रहे हैं, डी और ए रिपेल हो रहे हैं. तो ऑब्जर्विंग दीज यू हैव टू फिगर आउट सी और डी अट्रैक्ट हो गया या रिपेल और बी और डी अट्रैक्ट हो गया या रिपेल. तो आई जस्ट गिव यू 3 seconds, so आप उसमें यू कैन पॉज द वीडियो. तो आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द प्रॉब्लम नाउ. तो हम क्या करेंगे, हम सीधा वी कैन जस्ट टेक ए चार्ज एज पॉजिटिव. हमने बस लेट किया. तो अगर ए चार्ज पॉजिटिव है वो सी से वो बी से तभी अट्रैक्ट होगा व्हेन बी इज नेगेटिव. तो अगर बी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, यहाँ पे हम डाल देंगे ए पॉजिटिव है, ए इज पॉजिटिव, तो सी भी नेगेटिव होगा. ओके, सी नेगेटिव, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सी इज नेगेटिव. अब हमें डी देखना है. ए और डी रिपेल कर रहे हैं मींस लाइक चार्जेस, और ए हमने क्या लेट किया था, पॉजिटिव चार्ज. ए अगर पॉजिटिव है और अगर डी रिपेल कर रहा है, दैट विल आल्सो बी पॉजिटिव. दैट मींस बी हो गया, डी हो गया पॉजिटिव, तो दे विल अट्रैक्ट एज डी इज पॉजिटिव. बी क्या था, बी वाज नेगेटिव, तो ये दोनों भी अट्रैक्ट करेंगे. तो इट वाज जस्ट एन एग्जांपल. तो इसको अब मैं इरेज करता हूं, तो यू कैन जस्ट नोट इट डाउन. तो हमने पढ़ा था कि लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. तो इस पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है रेजनिक हैलिडे में. तो विल जस्ट स्टडी दैट एग्जांपल. और यहाँ पे है ब्लू लाइट from लाइफ सेवर विंटर ग्रीन. तो अभी मैं वीडियो पे ऊपर लगा दूंगा कि एक लाइफ सेवर विंटर ग्रीन क्या होता है. तो इट्स जस्ट वो इस शेप का होता है. इसको शायद इंडिया में पोलो भी कहते हैं, खाने का होता है. तो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू क्रंच इट, अगर आप डार्क लाइट में इसको क्रंच करोगे, यू विल सी कि इससे ब्लू लाइट एमिट होती है. ब्लू लाइट एमिट होती है. तो नाउ वी हैव टू स्टडी व्हाई. तो मान लो कि यू आर ईटिंग अ लाइफ सेवर विंटर ग्रीन एंड यू टेक अ क्रंच ऑफ इट. तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. आपने इसको तोड़ा तो मान लो कि वो 2 पार्ट्स में टूट गया, बी पार्ट, ए पार्ट. मान लो कि जैसे ही टूट गया आपके मुंह में, तो इस पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए. अगर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, मान लो कि बी में है नेगेटिव चार्ज. अगर बी में नेगेटिव तो ए में हो जाएगा पॉजिटिव. तो अगर बी में नेगेटिव है, ए में पॉजिटिव है, देयर विल बी अ पोटेंशियल मेट इन बिटवीन. तो अगर पोटेंशियल बन जाएगा, उसके कारण क्या होगा, उसके कारण इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बी विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ए ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस, positive and negative. And as you munch on it, the gap between A and B will increase. And when the electron will be jumping towards A, as the gap is increasing, ये दोनों दूर जा रहे हैं, गैप इंक्रीज हो रहा है. एयर से नाइट्रोजन बीच में आ जाएगा. जब एयर से नाइट्रोजन बीच में आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है. इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड विद नाइट्रोजन. And when the electron, it will collide with the nitrogen molecule, it will emit ultraviolet light, UV light. And when it will emit ultraviolet light, it is property of molecules of lifesaver winter green कि जैसे ही ultraviolet light is absorbed,
is released, the molecules of lifesaver wintergreen will absorb the UV light, and when it will absorb the UV light, it will emit blue color. And that is why when you munch on lifesaver wintergreen in dark, you see blue sparks coming out of it. So basically what happens is, when you crunch on it, the gap between two pieces increases, and when that happens, so there is uneven distribution of electrons. When there is uneven distribution of electrons will jump from one piece to another, and while doing so, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स बीच में आ जाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन तो एयर में होती है। तो जैसे ही बीच में आएंगे, इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के कोलिजन की वजह से अल्ट्रावायलेट लाइट निकलेगी। अब इट्स कि जो लाइफ से विंटर ग्रीन है, इसके मॉलिक्यूल्स दे विल अब्सॉर्ब द अल्ट्रावायलेट लाइट, एंड व्हेन दे विल डू सो, दे विल एमिट ब्लू लाइट, एंड दैट इज व्हाई यू सी ब्लू लाइट। तो आगे पढ़ते हैं। Coulomb's law. तो इट्स जस्ट सिमिलर टू ग्रेविटेशन। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो हम सबने पढ़ा, हमने तो 9th में भी पढ़ा। तो द आइडिया बिहाइंड दिस, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इट इज बिटवीन मासेस ऑफ डिफरेंट बॉडीज। Coulomb's law applies only on point charges, and I'll also explain why only point charges and not massive charges. तो Coulomb's law के पहले Coulomb's law के बारे में हम दो चीजें लिखेंगे। इट इज applicable for point charges, and secondly it is an experimental law. इट इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ, मतलब दिस इज सिमिलर टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो जी कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, सॉरी, उसकी वैल्यू इट वाज गिवन बाय एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, और सिमिलरली द Coulomb's constant, it was found by experimental analysis. So we'll just study what Coulomb's law is. So let's just suppose कि there is a point charge Q naught, and इसके सराउंडिंग में एक और ले लो, एक काम करो Q1 ले लो, और इससे दूर एक और चार्ज है Q2। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, आप उसको ले लो R। तो इट वाज फाउंड आउट कि द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो दिस इज सिमिलर टू ग्रेविटेशन। इससे आगे वी डिड्यूस्ड R square, hence force is equal to K Q1 Q2 by R square, where K is Coulomb's constant, where K is Coulomb's constant। तो what happened was, first जब एक कांस्टेंट आता है, सबसे पहले उसकी वैल्यू अज्यूम करते हैं 1। क्यों? क्योंकि जस्ट इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना होता है। मगर K की बाद में वैल्यू आई थी, K was equal to 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन कूलम पावर -2 मीटर स्क्वायर। And K is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, where epsilon naught is permittivity of free space,
आई नो अभी यू विल आस्क कि व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट एंड व्हाट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. परमिटिविटी होता क्या है? But it is closely linked to what superposition principle is, and I will make a separate video on what superposition principle is. क्योंकि there is a lot of depth in understanding what permittivity is, and there is a lot of misconcept in what superposition principle is. इसलिए I was just thinking कि I will make a separate video on permittivity and superposition principle. तो अभी यू कैन जस्ट मेमोराइज कि व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट. इट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. परमिटिविटी होता है कि एक मीडियम अपने थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने इजीली पास करने दे. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे भी हमने एक सेशन बनाना है, उस पर भी एक लेक्चर करेंगे. तो अभी वी जस्ट लर्न कि द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस is k q1 q2 upon r square, and this follows principle of superposition as well. Coulomb's law is applicable. Coulomb's law is applicable for point charges, and it follows principle of superposition. तो as I said कि superposition principle को explain करने में I will make a separate video. मगर अभी के लिए I'll just give you a rough idea of it. तो अभी we will just understand the scalar form of Coulomb's law. Suppose there is a point charge q0 and then you get q1. इसके पास में q2 भी रख लो, q3, so on up to qn. बीच का डिस्टेंस r1 ले लो, q2 के लिए r2, r3 एंड so on up to rn. तो हमने देखा the net force on q0 is equal to k q1 q0 upon r1 square. क्यों? क्योंकि r1 is the distance between q1 and q2, q1 and q0, sorry, q0 plus k q2 q0 upon r2 square plus k q1 q0 q3 upon r3 square, so on up to k q0 qn upon rn square. आई थिंक एक डिफरेंट इंक यूज कर लेता हूं. तो अगर आप इसको आगे लिखोगे यू विल गेट के क्यू नॉट कॉमन ले लो, q1 upon r1 square plus q2 upon r2 square, so on up to qn upon rn square. तो व्हाट यू कैन डू इज आप इसको सीधा समेशन फॉर्म में लिख सकते हो. तो समेशन फॉर्म लाइक इट इज नॉट यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स, मगर इट्स जस्ट यू नो कि थोड़ा इक्वेशन अच्छी लग जाएगी और क्या ही होगा. तो इट विल बी q नॉट समेशन qi अपॉन ri स्क्वायर, where I is running from 1 to n. So this is Coulomb's law. It is obeying superprincipal position, and this is a scalar form of it. अभी हमने वेक्टर फॉर्म नहीं किया क्योंकि when I explain superposition principle in next video तो खैर I guess पूरी एक न्यूमेरिकल बेस्ड होगी. उसके आगे I will explain superposition in much depth and the vector form of Coulomb's law. तो एक तो Coulomb's law हम साइड पे लिख लेते हैं and I will just solve some questions right now from the previous lecture. मगर सॉल्विंग से पहले I'll just explain a topic right now. तो जैसे हमने पढ़ा कंडक्टर्स के बारे में. कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स सेकेंड, अब बोलना मत यार कि फर्स्ट ऑर्बिटल में दो ही होते हैं. इस जस्ट मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ. कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी अपने थ्रू इजीली ट्रांसमिट कर सके. एंड द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स इज कि जो कंडक्टर्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
वैलेंस शेल में, दोज आर लूजली हेल्ड, उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, या तो हम उनको मोबाइल या फिर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं. तो व्हाट हैपेंस इज the loosely held electrons, when they are able to flow in the conductor or in the surface of the conductor, they can carry electric charges or current. So we learned कि the motion of electrons is what electricity is, and this is how charges flow, right? And we also read कि अगर एक body से दूसरी body में charge लाना है, the nucleus can never flow. हम एक न्यूक्लियस को एक बॉडी से सेपरेट नहीं कर सकते, ना कि हम एक प्रोटॉन को न्यूक्लियस से सेपरेट कर सकते हैं. क्यों? इफ वी डू सो इट विल एंड इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन, और आप सबको पता है शायद न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या. तो what happens is when the electron gains enough energy to move, it leaves the orbital. And now we will study methods of conduction, या methods of charging. तो उस पे we will learn about three things: thermonic effect, thermionic effect or photoelectric effect, and the third is conduction. Methods of charging. First is thermionic effect. तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि अगर एक बॉडी है और उसके सरफेस पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स एस्केप करेगा, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, जितना चार्ज बाहर की तरफ जाएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा. तो जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया और उतना ही नेगेटिव चार्ज छोड़ के जा रहा है, तो इट विल मेक अ पोटेंशियल बैरियर. एंड इलेक्ट्रॉन के पास अभी उतनी एनर्जी नहीं है कि इट कैन एक्चुअली सरपास दैट पोटेंशियल बैरियर. The electron needs some energy first to escape that potential barrier to conduct electricity. तो थर्मोआयनिक इफेक्ट में क्या होता है कि मान लो ये एक मेटल सरफेस है और इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स है, एंड देन यू हीट इट. फ्लेम बना दो भाई. तो व्हेन यू हीट इट, इलेक्ट्रॉन्स दे स्टार्ट टू वाइब्रेट. उनमें फिर वाइब्रेशनल मोशन बढ़ जाता है, जिसके कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, दे हैव इनफ एनर्जी इन देम टू एक्चुअली एस्केप द पोटेंशियल बैरियर, और इसके कारण इलेक्ट्रॉन एस्केप कर जाता है. इसको बोलते हैं थर्मोआयनिक इफेक्ट. एंड थर्मोआयनिक इफेक्ट क्या हो गया? द प्रोसीजर और इफेक्ट या फिनोमिना with which an electron escapes a metal surface on providing heat. तो this is what थर्मोआयनिक इफेक्ट इज. अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का देखते हैं. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज व्हाट आइंस्टाइन वन अ नोबेल प्राइज फॉर. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? आई थिंक 11th की केमिस्ट्री में तो आपने पढ़ा ही होगा. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नथिंग बट व्हेन अ फोटोन इज इंसिडेंट टू अ मेटल सरफेस and it has enough energy कि when it transfers it energy to the electron gets out of the metal surface and conducts electricity. तो इसमें क्या होता है कि suppose this is a metal surface, कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है एंड यहां से एक फोटोन आ रहा है. ये इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा. इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट.
तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि वी हैव टू टेक फ्रीक्वेंसी जितना हाई हो सके उतना ले लो एंड वेवलेंथ उतनी शॉर्ट। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में पढ़ा होगा E इज इक्वल टू एच इंटू एफ, ये हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। अब लैम्डा जितना कम होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि अगर फोटोन डज नॉट हैव इनफ एनर्जी इन इट, इट कैन नॉट इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द मेटल सरफेस। तो इसको हमने अभी डेप्थ में नहीं पढ़ना क्योंकि बेसिकली ये मॉडर्न फिजिक्स में आगे आएगा, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में। तो अभी बस हमने देख लेना कि दिस इज वन वे इन विच वी कैन चार्ज अ न्यूट्रल बॉडी। तो कंडक्शन में क्या होता है कि आपके पास एक बॉडी है और उसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, ड्यू टू रिपल्शन एंड सिमिट्री ये एक दूसरे से रिपेल होके एकदम एक सिमेट्रिकल पोजीशंस ले लेंगे ऑन द आउटर सरफेस, एंड देन यू ब्रिंग अ न्यूट्रल बॉडी क्लोज, आइडेंटिकल ले लो। देखो पास में रखने से तो कुछ होगा नहीं ना, आपने क्या किया, आपने ये आइडेंटिकल बॉडी इससे टच कर ली। टच करने से क्या होता है कि अब इलेक्ट्रॉन्स को एक रास्ता आगे बाहर जाने का, जब इलेक्ट्रॉन्स को रास्ता आगे बाहर जाने का दे विल स्टार्ट टू फ्लो इन दिस बॉडी एज वेल, एंड दिस इज व्हाट कंडक्शन इज। तो आप कंडक्शन से भी चार्ज कर सकते हो, इट्स जस्ट कि दो बॉडीज को इन टच लाना होता है एंड एक न्यूट्रल बॉडी भी चार्ज ले लेती है। मगर इसमें एक चीज हमने नोट डाउन करनी है कि मान लो these both spheres they are identical, when they are identical मान लो इस पे है चार्ज Q1 और इस पे चार्ज ले लो Q2, when they are identical and एक के पास कम चार्ज है एक के पास ज्यादा है and you know get them in contact, तो दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएगा एंड दैट चार्ज इज द एवरेज ऑफ द टोटल चार्ज। दैट मीन्स अब दोनों पे आ जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 ऑन ईच। तो दिस इज व्हाट कंडक्शन वाज। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस लेक्चर। तो Q इज इक्वल टू NE हमने पढ़ा था, उस पर थोड़े हम बेसिक से क्वेश्चंस कर लेंगे 3 से 4 एंड आफ्टर दैट वी विल गेट इनटू न्यूमेरिकल्स ऑफ कूलम्स लॉ। एंड कल मैं एक वीडियो डालूंगा उस पर वी विल जस्ट बी कवरिंग न्यूमेरिकल्स, थोड़े जेई के डाल दूंगा, मेंस के भी और एडवांस के भी, और शायद नीट के भी डाल दूं मगर अच्छे क्वेश्चंस हो गए। तो अभी तो आई एम जस्ट गिविंग द बेसिक आइडिया, और आज भी कूलम्स लॉ के अच्छे क्वेश्चंस है। तो आफ्टर दिस नाउ आई जस्ट ओनली डू न्यूमेरिकल्स, पहले वी विल डू बेस्ड ऑन Q इज इक्वल टू NA। एक दो क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए भी दे दूंगा, उनका एक इंटरेस्टिंग सा आंसर होगा एंड टुमारो आई विल सॉल्व इट। तो यू जस्ट कीप ऑन वॉचिंग न्यूमेरिकल सॉल्व करना एंड देन खुद से भी थोड़े ट्राई करना। तो अब करते हैं हम। तो लेट्स से एक न्यूट्रल बॉडी है, इसने 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर लिए। दैट मीन्स एक न्यूट्रल बॉडी है और उसने 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स अपने से निकाल लिए। नाउ व्हाट इज द टोटल या फिर नेट चार्ज इन द बॉडी, ये हम क्या करेंगे, इसमें हम ले लेंगे Q इज इक्वल टू NE, फिर E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक बार आप खुद से ट्राई करता हूँ एंड अब मैं करता हूँ सॉल्व। तो कितने हमने इजेक्ट किए, 10 की पावर 18 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। दिस इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने इजेक्ट हुए, एंड देन यू गेट 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 0.16 कूलम। तो ये तो इजी था, अब हम थोड़े करते हैं क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक बॉडी है उसके पास ऑलरेडी 5 कूलम का चार्ज है एंड इट इजेक्टेड 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। तो फाइंड द नेट चार्ज ऑन इट। तो ये तो एकदम बेसिक्स है,
तो एक बार कर लेना ट्राई। तो द सोल्यूशन इज कि एक तो इसके पास ऑलरेडी 5 कूलम का चार्ज है एंड इसके बाद इसने इजेक्ट किए हैं इतने इलेक्ट्रॉन्स, तो हम क्या करेंगे, हम वापस यही लगाएंगे, कितने इजेक्ट किए, 10 की पावर 19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, दिस कैंसल्स एंड देन वी गेट 1.6 कूलम। तो अब हमने बताना है कि नेट चार्ज कितना है एंड दैट इज 5 कूलम प्लस 1.6 कूलम, वी गेट 6.6 कूलम। तो बस इतना ही था। अब एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल कर लेते हैं। मान लो एक बॉडी है एंड इट इज इजेक्टिंग 10 की पावर 10 अल्फा पार्टिकल्स per second. So in how much time it will acquire a charge of minus 4.8 nanocoulomb. तो हर सेकेंड 10 की पावर 10 अल्फा पार्टिकल्स वो एमिट कर रहा है और वो कितनी देर में माइनस 4.8 नैनोकूलम्स ऑफ चार्ज एक्वायर कर लेगा, फाइंड इट। तो इसका सोल्यूशन होगा, पहले हम निकाल लेंगे कि हर सेकंड वो कितना चार्ज निकाल रहे अपने अंदर में से। तो व्हाट विल डू इज वी विल यूज Q इज इक्वल टू NE। तो हम देखेंगे Q इज इक्वल टू 10 की पावर 10 इनटू, अब इसमें अल्फा पार्टिकल गिवन है, इलेक्ट्रॉन नहीं गिवन है, एंड दिस इज व्हाट वी विल लर्न कि एक अल्फा पार्टिकल क्या होता है, इट हैज 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल के पास होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, दिस इज बेसिकली अ हीलियम आयन। तो इसमें तो नेगेटिव चार्ज होता नहीं है, दैट मीन्स, और न्यूट्रॉन के पास भी न्यूट्रॉन का नेट चार्ज कितना होता है, 0। तो न्यूट्रॉन का नेट चार्ज 0 हो गया, तो प्रोटॉन का चार्ज बचा, एंड प्रोटॉन का जो चार्ज है दैट इज इक्विवेलेंट टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, बस उसका साइन अलग है। तो व्हाट विल डू इज विल डू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, एंड दिस इज चार्ज ऑन वन अल्फा पार्टिकल। क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का नेट चार्ज 0, मगर 2 प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, इक्वल टू द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, मगर इसमें 2 है तो विल मल्टीप्लाई इट विद 2। तो व्हाट विल गेट इज 3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 9। तो इस बॉडी में से हर सेकंड निकल रहे हैं हर सेकंड निकल रहा है इतना कूलम चार्ज। तो अब हम डिवाइड कर लेंगे 4.8 नैनो कूलम डिवाइडेड बाय 3.2 नैनो कूलम पर सेकंड, क्योंकि हमने पर सेकंड का ही निकाला। तो अब क्या होगा, ये कटेगा 2 3, we get 3/2 seconds which is equal to 1.5 second, that's it। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे व्हाट आर द डिसिमिलैरिटीज बिटवीन ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में एक तो हो गया कैन बी नेगेटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट एंड नेगेटिव मास कैन नॉट एग्जिस्ट बट नेगेटिव चार्जेस डू। तो अगर इसमें नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर सकते हैं, दे कैन बी रिपल्सिव, कैन बी रिपल्सिव। कैन नेवर बी, कैन नेवर बी रिपल्सिव। Only works for point charges।
can be applied to massive objects as well. तो ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लो. नाउ वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स. तो ये लिख लो. तो फर्स्ट बेसिक से स्टार्ट करेंगे. बेसिक से थोड़ा थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़े. और कल जो मैं वीडियो अपलोड करेगा उसमें तो हम थोड़ा हायर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे. तो पहले हम बेसिक से ही कर लेते हैं कि एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2. एक मान लो 2 कूलम का चार्ज है, 4 कूलम, 5 कूलम. फाइंड फोर्स नेट ऑन चार्ज एट x इज इक्वल टू 1. तो इस पे अब हम नेट फोर्स कैसे निकालेंगे. तो हमने देखा कि ये सारे हैं पॉजिटिव चार्जेस, मींस रिपेल करेंगे. अगर 5 इस पे फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में होगा. अगर 2 इस पे फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में होगा. डायरेक्शन है ऑपोजिट, दैट मींस दे विल कैंसिल आउट. मींस हम क्या कर सकते हैं कि जितना फोर्स 5 ने लगाया माइनस जितना फोर्स 2 ने लगाया वही तो इस पर नेट फोर्स होगी. एंड एक बार ये निकाल के देखते हैं. तो व्हाट वील डू इज 4 इंटू k इंटू 4 इंटू 5 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. डिस्टेंस इज 1 स्क्वायर माइनस k इंटू 2 इंटू 4 अपॉन वापिस से 1 स्क्वायर. वी गेट 20k माइनस 8k. तो 12k is the answer. बट मान लो अगर हम इसी केस में 5 के बजाय -5 लिखते हैं फिर क्या होगा. अब आप देख सकते हो कि 2 कूलम का जो चार्ज है वो इस पे फोर्स लगाएगा इस साइड, और 5 कूलम वाला हो गया नेगेटिव एंड वो भी अपनी तरफ खींचेगा. दैट मींस नाउ दे विल ऐड अप. तो व्हाट वील गेट इज वील गेट 2 into 4 k by r square, that is 1 square प्लस प्लस इसलिए हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन सेम है. डायरेक्शन सेम है तो फोर्सेस विल ऐड अप प्लस 5 into 4 k by 1 square. We get 8k plus 20k, 28k. तो दिस इज द आंसर. और k की वैल्यू तो आप डाल सकते हो. यू गेट k is equal to 9 into 10 की पावर 9. एक और क्वेश्चन करते हैं कि एक ले लो q, एक स्क्वायर ले लो. स्क्वायर के वर्टिसेस पे है 4 चार्जेस और सबका मैग्नीट्यूड सेम है एंड द साइड इज a. फाइंड द नेट फोर्स ऑन q नॉट विच इज लोकेटेड एट द सेंटर. तो ये कैसे निकालोगे. तो दिस इज सिंपल. इसमें है कि सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं तो q इस पे फोर्स लगाएगा इस साइड, मगर ये वाला q लगाएगा उस साइड. दे विल कैंसिल आउट. सिमिलरली दिस q विल आल्सो रिपेल इट एंड दिस q विल आल्सो रिपेल इट. तो इसका आंसर वापस से कट के 0 आ जाएगा. एंड सेम केस वी कैन सी इन अ रेगुलर हेक्सागन. साइड ले लो a. तो अगर आप बीच में एक और चार्ट रख लो q नॉट. q नॉट पे जो टोटल फोर्स होगा वो पहले इस q से होगा इस साइड, देन इट विल आल्सो रिपेल इट. दिस q विल रिपेल इट दिस साइड और ये q इसको इस साइड रिपेल करेगा और ये दोनों q वापस से इसको रिपेल करके एंड द नेट फोर्स इट विल अगेन बी 0. तो सिमेट्रिकल जो फिगर्स होती है उनका ये एक इजी चीज होती है. यू कैन इजीली प्रेडिक्ट कि नेट फोर्स क्या होगा. अब इसी के बेसिस पे वील जस्ट डू अनदर क्वेश्चन. अब मान लो कि यहाँ का जो Q है मान लो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है. ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है. नाउ यू गेट Q नॉट.
इसको कैसे करोगे? तो नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट, इसके दो मेथड्स हैं। पहला मेथड क्या है? पहला मेथड है कि इसको वापस से ऐसे करके यू कैन कैंसिल आउट, और दूसरा हो गया अब इसको कोई कैंसिल करने को बचा नहीं है, तो आप ये डिस्टेंस निकाल के इसको इजीली आप निकाल सकते हो। एक तो ये मेथड हो गया। एंड व्हाट इज द सेकंड मेथड? सेकंड मेथड हो गया कि इस एज पे, इस वर्टेक्स पे कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई चार्ज नहीं है, इसको मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे नेट चार्ज जीरो है। अगर मैं बोल लूँ कि नेट चार्ज जीरो है, उसके कारण मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कर सकता हूँ यहाँ पे मैं एक चार्ज ले आऊंगा, दो चार्जेस ले आऊंगा, प्लस क्यू माइनस क्यू। इससे क्या होगा? अब चाहे यहाँ पे दो चार्जेस हो, मगर यहाँ पे नेट चार्ज जीरो हो गया। अगर नेट चार्ज जीरो हो गया, हम कह सकते हैं कि इस क्यू और इस पॉजिटिव क्यू के कारण इस पे नेट फोर्स कितनी हो गई? जीरो। नेट फोर्स जब जीरो हो गई, अब क्या बचा? अब बस बचा ये क्यू जो इस पे फोर्स लगाएगा। जब ये क्यू इस पे फोर्स लगाएगा, यू कैन इजीली फाइंड आउट व्हाट द फोर्स इज। निकाल लेते हैं। दिस साइड इज है, दिस साइड इज है, तो द डायगोनल इज यूजिंग पाइथागोरस a रूट टू, एंड दिस इज अ हाफ ऑफ इट, तो हो जाएगा a रूट टू बाई टू, विच इज a बाई रूट टू। तो क्या है? माइनस क्यू और क्यू नॉट, तो फोर्स विल बी k क्यू नॉट क्यू अपॉन a बाई रूट टू का होल स्क्वायर। a बाई रूट टू का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा टू जाएगा ऊपर, वी गेट टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। सिंपल। अब ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं, एंड उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, मगर बेसिक ही है। तो मान लो ये एक चार्ज है क्यू, और दो सेम चार्जेस हैं। तो मान लो इनके मिड पॉइंट पे डिस्टेंस क्या लोगे? ए ले लो, ये भी है। तो इनके बाइसेक्टर पे ऊपर ही एक चार्ज है क्यू, एंड मान लो ये डिस्टेंस आप ले लो एक्स। फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज क्यू। अब इसमें क्या होगा कि इस क्यू के कारण फोर्स इस साइड होगी, और ये कितनी होगी? पहले हमने निकालना है, पहले ये साइड लाइन निकाल लो, ये निकलेगी पाइथागोरस थ्योरम से। ये होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। अब ये यहां पे फोर्स लगाएगा, एंड दिस विल अगेन बी सेम डिस्टेंस हो गया ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो निकाल लेते हैं के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मगर अब हमें चाहिए रिजल्टेंट, ठीक है? तो एक तो दीज फोर्सेस आर इक्वल, यहां देख लो दो इक्वल फोर्सेस है, मींस रिजल्टेंट होगा एकदम बीच में। जब रिजल्टेंट होगा एकदम बीच में, इस एंगल को ले लो थीटा। जब ये एंगल हो गया थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो गया। अगर ये एंगल थीटा हो गया, द रिजल्टेंट विल बी के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये तो सिंपल वेक्टर्स है। तो अब हमें निकालना है कॉस थीटा। हम कॉस थीटा इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, दिस इज थीटा, तो कॉस थीटा विल बी x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो वी गेट के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
अगर इसको और अच्छे से लिखना है, यू कैन राइट के क्यू इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2. दिस इज आंसर. तो दिस इज सम लाइक सम सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ. अभी अभी तो है एक दो क्वेश्चंस, तो उनको भी अभी कर ही लेते हैं. एक मैं क्वेश्चन देता हूँ. ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, छोटा शायद, एक सेकेंड. ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल. मान लो यहाँ पे 2 कूलम्स ऑफ चार्ज, 3 कूलम एंड 1 कूलम, एंड द साइड लेंथ इज 1 मीटर. फाइंड नेट फोर्स ऑन 1. तो ये कैसे निकालेगा? तो इसमें हम देख सकते हैं कि लाइन ऑफ फोर्स क्या होगा यहाँ पे, एंड दिस विल बी 3k अपॉन ये क्या हुआ, 1 स्क्वायर 1 ही हुआ. यहाँ पे क्या हुआ, k इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 2k. समझे? अरे इसमें यही तो किया है. फोर्स इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. अब पूछोगे q2 का है, q2 तो 1 है, तो 1 थोड़ी लिखूंगा. और r स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, तो 3k बन गया और 2k बन गया. तो जैसे मैंने बोला ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, द एंगल इज 60 डिग्री, मींस यहाँ पे भी 60 डिग्री होगा. जब एंगल 60 डिग्री होगा, मैं रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ. रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ क्या? हाँ. कैसे? अरे भूल गए, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा. ठीक है. तो इसको मैं लिख सकता हूँ, f1 क्या हुआ 3k, तो 9k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 3 13 सॉरी 12k स्क्वायर cos 60. cos 60 इज 1/2 इंटू 1/2. ये क्या हुआ 6, तो 6 प्लस 4 10 19, तो ये हो जाएगा k रूट 19. इतना ही. इसमें क्या, इसमें बस आपको वेक्टर्स का वो रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट लगाना है, बाकी तो हो ही जाएगा. अब लास्ट 3 क्वेश्चंस कर लेते हैं. एक जेई का करते हैं. ठीक है. तो एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, एंड द डिस्टेंस इज 1 मीटर. फाइंड द मिनिमम फोर्स बिटवीन देम. तो एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, दे आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर. तो यू हैव टू फाइंड द मिनिमम फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस. तो एक बार करना ट्राई. तो इस पे हमने क्या करना है, इस पे हमने निकालना है फोर्स इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर. r स्क्वायर क्या दिया, 1 दिया. r 1 है तो r स्क्वायर भी तो 1 होगा. तो हमने क्या करना है, हमने Q1 Q2 को क्या करना है, मिनिमाइज. अगर इन दोनों को मिनिमाइज करना है, मींस इनकी वैल्यूज भी सबसे छोटी होनी चाहिए. तो अगर वैल्यू सबसे छोटी होनी चाहिए, सबसे फंडामेंटल हम चार्ज क्या ले सकते हैं, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स हम कह सकते हैं Q1 is equal to Q2 is equal to इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. तो इसमें क्या करना है, आपने फिर इसका आंसर निकाल लेना है k e स्क्वायर. तो इसको करते रहो सॉल्व, वैल्यूज डाल लो एंड यू विल गेट द आंसर. अब मैं 2 क्वेश्चंस दूंगा होमवर्क के लिए, तो अब निकाल लेना वो खुद से. तो नेक्स्ट वीडियो में आके आई विल गिव द सॉल्यूशन. फर्स्ट क्वेश्चन इज
if a charge m into 10 की power, let's say minus n, exists find the maximum value of n given that m belongs to integers for all m belongs to integers means m एक integer है और हमने n की वैल्यू निकालनी है the maximum value of n जिसके कारण this charge exists in nature. And the second question is, मान लो एक बॉडी है और इसमें है पॉजिटिव चार्ज और इसके पास एक और मैं बॉडी ले लूं और उस बॉडी पे भी है पॉजिटिव चार्ज. अब मैं दोनों को पास लाऊं, क्या ये रिपेल करेंगे या फिर अट्रैक्ट? यू हैव टू गिव द आंसर. तो कमेंट्स में आंसर दे देना. तो कल मैं इन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और साथ में और भी न्यूमेरिकल्स करूंगा, जेई मेंस के और थोड़े एडवांस के. एंड देन बाय देन स्टे ट्यून्ड. तो नाउ आई विल सी यू टुमारो. तो कल आफ्टरनून में मोस्ट लाइकली आई विल अपलोड अ न्यू वीडियो. तो फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. शायद थोड़ा टाइम लगे मगर दिस इज वेरी इजी. तो ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, क्या पता ना भी हो क्योंकि अभी मैंने इतना समझाया नहीं है, बट लेट्स सी व्हाट यू कैन कम टू. मगर इफ यू वॉच फर्स्ट लेक्चर थोड़ा अच्छे से, यू कैन इजीली गेट द आंसर. तो अगर इसका आंसर नहीं आए, वॉच द फर्स्ट लेक्चर. तो बाय देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग.